हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एईसी हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो कि क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो है संक्षेपण की परिभाषा दें और इसकी विशेषताएं लिखें। देखिए, हिंदी में ये संक्षेपण वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। आपको इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, संक्षेप करना होगा। कोई बड़ा सा टॉपिक होगा, ये बड़ा सा कोई लेख लिखा हुआ रहेगा, अगर उसको हम छोटा संक्षेप में शॉर्ट में अगर उस बात को बोले तो उसे संक्षेपण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और अच्छे से समझते हैं कि संक्षेपण होता क्या है। तो देखिए, किसी विस्तृत बात को संक्षेप में इस प्रकार कह देना कि उसका सारा आशय उसके संक्षिप्त रूप में आ जाए, उसे संक्षेपण कर जैसे उसे वह संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई बड़ा सा बात को, विस्तृत बात मैंने कोई बड़ा सा जो लेख होता है, बड़ा सा बात को अगर संक्षेप में कह दें कि इसको जो मूल भाव होता है उस संक्षेप बात में, इस छोटे से बात में ही आ जाए, तो उसे संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यानी कि करने का सीधा सीधा मतलब समझ लिए कि बहुत बड़े बात को कुछ ही शब्दों में कह देना, वो कहलाता है संक्षेपण। ठीक है, तो संक्षेपण का ज़्यादातर उपयोग कहाँ होता है? आजकल के समय में लोगों के पास उतना समय नहीं रहता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा लेख लिखना नहीं चाहता है, वो शॉर्ट शॉर्ट लिखना चाहता है, तो वही शॉर्ट ही संक्षेपण हो गया। तो यह ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए, विभिन्न संस्थानों, कार्यालयों और विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है। अगर बड़ा बड़ा जो संस्थान होते हैं, जो उसमें बड़े बड़े लेख ना लिख के शॉर्ट में लिखा जाता है। इसके अलावा कार्यालय होते हैं और स्टूडेंट लाइफ के लिए, इसका लिए तो विशेष महत्व है शॉर्ट में लिखना का। ठीक है, इसके अंतर्गत अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों को छोड़कर मूल भाव को ध्यान में रखकर उपयोगी तथ्यों को संक्षेप में प्रकट किया जाता है। बात को समझिए, या बड़ा लेख में बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो अनावश्यक जो कि आवश्यक नहीं होता, वैसे वैसे बात लिखे हुए रहते हैं। तो हम अगर शॉर्ट में जब कहेंगे तो अनावश्यक बातों को हटा देंगे। ठीक है, और मूल भाव को बताएंगे, जो मेनली उसमें कहना क्या चाह रहा है उस मूल भाव को कहते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, अनेक समानताएं होते हुए भी संक्षेपण सार, भावार्थ और निष्कर्ष से भिन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए, संक्षेपण की विशेषताएं। तो संक्षेपण को तो हमने समझ लिया है कि संक्षेप बड़े लेख को छोटे करके लिखना। तो जब छोटा करके लिखेंगे तो उसमें क्या क्या क्वालिटियां होती, क्या विशेषताएं होती हैं, उसको चलिए देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये संक्षेपण की विशेषता होता है कि संक्षिप्तता, यानी कि संक्षेप में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। लॉन्ग लेख को शॉर्ट में लिखना होता है। ठीक है, तो संक्षेपण सदा ही मूल पाठ से संक्षिप्त होता है। जितना बड़ा अगर मूल पाठ होता है उससे हमेशा छोटा ही होता है। तो यूँ कहे कि एक तिहाई होता है, समझिए एक तिहाई होता है वो। ठीक है, जिसे सूत्रात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सूत्र के रूप में भी, शॉर्ट के रूप में आप लिख दीजिए, वो भी संक्षिप्त हो गया। ठीक है, इसमें विस्तार ज़्यादा व्याख्या नहीं किया जाता, ज़्यादा कोई भी चीज़ को ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया जाता। शॉर्ट में बोलो, संक्षेप में बोलो, हो जाएगा। ठीक है, दूसरी विशेषता संक्षेपण का क्या है? तो वो है पूर्णता। पूर्ण माने कंप्लीट बात है, ऐसा नहीं कि कोई मूल भाव कुछ छूट गया। अगर हमने कोई शॉर्ट बात बताया तो शॉर्ट में ये नहीं होता है कि कोई मूल भाव या कुछ ज़रूरी चीज़ छूट गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, संक्षेपण में पूर्णता का गुण सदा विद्यमान रहता, हमेशा पूर्ण रहेगा वो। किसी अच्छे संक्षेपण की पहचान यही है कि उसे पढ़ने के बाद मूल भाव में दिए गए भावों को जानने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, संक्षेप में हम ऐसा बता देंगे, ऐसा लिख देंगे कि वो बड़ा पाठ वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। उस समय सोचेगा कि छोटा सा ही मेरे लिए, छोटा लेख ही मेरे लिए काफ़ी है, एकदम एनफ है। तो पूर्णता होता है, यानी कि छोटे लेख में ही सारी चीज़ आ जाते हैं। ठीक है, संक्षेपण का तीसरा विशेषता क्या है? वो है शुद्धता। ठीक है, लैंग्वेज भाषा ग्रामेटिकल दृष्टि से वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसमें मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, संक्षेपण पूर्ण रूप से भाव और भाषा के दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। उसका भाषा भी सही सही होना चाहिए, उसका भाव तो मूल भाव एकदम होना ही चाहिए। ठीक है, उसमें शुद्ध वाक्य देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य संरचना के लिए सटीक शब्दों का चुनाव आवश्यक है। जब अगर ग्रामेटिकल दृष्टि से अगर हमें शुद्ध लिखना है तो उसमें जो चुना शब्द जो लिखेंगे वो भी सटीक सही सही होने चाहिए। इसके अलावा हम इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ के अर्थ का भी सही क्या ज्ञान अनिवार्य होता है। ये सब चीज़ का ज्ञान अनिवार्य होगा, तभी तो हम किसी भी बड़े लेख को शॉर्ट रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा विशेषता इसका क्या है संक्षेपण का? चौथा विशेषता क्या है कि उपयुक्त शीर्षक। कोई भी अगर बड़ा सा लेख है, अगर उस बड़ा का लेख को अगर हम शॉर्ट में बताएंगे तो उसका शीर्षक हम जरूर बताएंगे। शीर्षक यानी कि टाइटल, जब
ठीक है, टाइटल, शीर्षक का अर्थ ही होता है टाइटल। ठीक है, तो संक्षेपण करने के पश्चात उचित शीर्षक के चयन में विषय सामग्री सामग्री को एक ही दृष्टि में जाना जा सकता है। शीर्षक लंबा चौड़ा और कठिन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कोई भी कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो जो अच्छा एक कहानी होता है, कहानी का एक टाइटल होता है, सबसे पहले ऊपर में सबसे स्टार्टिंग में रहता है। जैसे हम बाघ का कहानी पढ़ रहे हैं तो हम लिख देंगे बाघ या फिर बाघ के शिकार, तो हम बाघ शीर्षक नाम से ही एक अंदाजा लग जाता है कि आगे वाले कहानी में किसके बारे में लिखा। तो वही चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे पूरा टॉपिक के बारे में एक वर्ड से बहुत कुछ समझ में आ जाए। इसके अलावा शीर्षक ज़्यादा लंबा चौड़ा और कठिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कठिन होगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा आदमी को, तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी तक संक्षेपण को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि संक्षेपण जो होता है वो बड़े लेख को छोटा करके लिखना होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग बात करने वाले पल्लवन क्या है, इसकी विशेषताएं और नियमों को लिखें। ठीक है, तो पल्लवन हम इसमें देखेंगे, जब हमने पहले पढ़ा संक्षेपण तो उसमें हम शॉर्ट करके लिखते हैं, तो यही हम पल्लवन में क्या करेंगे, हम लॉन्ग करके बड़ा करके लिखेंगे। संक्षेपण का जस्ट उल्टा होता है पल्लवन, यानी कि कोई छोटा बात को हम बड़ा विस्तार से, बहुत विस्तार से किसी को बताएंगे, बहुत विस्तार से लिखेंगे, तो वो होता है पल्लवन। ठीक है, यहाँ देखिए पल्लवन का अर्थ है विस्तार, यानी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, ऐसा नहीं है कि अनावश्यक बातें हो, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ठीक है, वो पहलवन कहलाता है। यह एक प्रकार की गद्य रचना है। ठीक है, जिसमें किसी विषय या विचार को विस्तार से बताया जाता है। यही बात हो गया कि कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक पर हम अगर बहुत ज़्यादा विस्तार से बड़ा करके बताएंगे तो वो कहलाता है पल्लवन। ठीक है, तो पल्लवन की विशेषताएँ अब देखते हैं क्या क्या क्वालिटी होती है पल्लवन में। तो पल्लवन के पहला जो विशेषता होता है, पल्लवन की अस्पष्टता, यानी कि क्लियर होना चाहिए। जब हम कोई भी चीज़ को बड़ा करके बताएंगे तो साफ सुथरा और क्लियरली लैंग्वेज में लिखना हो चाहिए। ठीक है, पल्लवन के द्वारा ऐसे विचार को स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है और हर तरह से चिंतन या मनन करने के बाद ही रूपरेखा तैयार की जाती है, यहाँ पर जाती है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई पल्लवन लिखना होता है, कोई शॉर्ट चीज़ को अगर हम बड़ा करके लिखना होता है, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में चिंतन और मनन कर लेना होता है, मतलब उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेना होता है, उसके बाद हमें लिखना होता है। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं जो जरूरी बातें नहीं उसको भी हम लिख दे रहे हैं, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, पहला विशेषता हमने देखा कि पल्लवन की अस्पष्टता। फिर दूसरा विशेषता है, ये क्या है आपका दूसरा विशेषता है। दूसरा विशेषता है क्या, सरलता और सटीकता, यानी कि जब हम पल्लवन लिखेंगे, जब बड़ा करके लिखेंगे किसी टॉपिक को, तो हमें वो सरल होना चाहिए, इजीली समझ में आना चाहिए, उसको सटीक होना चाहिए। ठीक है, सरलता का गुण पल्लवन को आसान बनाता है। जो छोटे छोटे पात्रों या विचार को साधारण शब्दों में लिखा जाता है। कठिन अलंकरण देखिए, कठिन अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, यानी कि ऐसा वर्ड हमें नहीं लिखना चाहिए जो काफ़ी कठिन हो, जो दूसरों को समझ से बाहर हो। ठीक है, तो समझ से बाहर छोटे छोटे वर्ड लिखे, लेकिन सिंपल लिखना होता है जाकि लोगों को समझ में आए, तो वो पल्लवन की और एक विशेषता हो गई। ठीक है, अगला विशेषता क्या हो गया पल्लवन की, तो वह है आलोचना और टीका टिप्पणी का निषेध। यानी कि हमें आज जब हम कोई पल्लवन लिखेंगे, बड़ा करके टॉपिक को लिखेंगे, तो किसी का आलोचना नहीं करना है, किसी चीज़ को बुराई नहीं करना है। ठीक है, और किसी पर टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे देखते हैं कि ऐसी आलोचना टिप्पणी को पल्लवन में लिखना वर्जित है या बंद है, जो किसी भी मतलब या विचार की आलोचना किया जाए। ठीक है, ये किसी भी विचार का या किसी भी सोच का अगर कोई विचार बुराई किया जाए, तो ऐसी आलोचनाएं पल्लवन में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो पल्लवन की विशेषता को देखने के बाद आगे हम लोग देखेंगे पल्लवन के नियम। ठीक है, जब कभी पल्लवन लिखना होता है, जब किसी शॉर्ट टॉपिक को हमें बड़ा करके जब लिखना होता है, तो कुछ नियम हमें फॉलो करने होते हैं। तो पहला नियम जो है हमें फॉलो करने चाहिए, वो क्या है कि मूल और गौण भाव के विचारों को जान लेने के पश्चात अलग अलग करके हर विचार को अनुच्छेद में लिखने के पश्चात शुरुआत करें, और ध्यान में रखें कि कोई भाव छूटे नहीं।
कह रहा है कि जब भी हम कोई पल्लवन लिखें, किसी टॉपिक पर बड़ा विस्तार से लिखें, तो सभी लिखने से पहले हमें हर बातें को किसी जगह में नोट कर लेना चाहिए। हर बात को नोट करके लिखना चाहिए, उसके बाद ही लिखने शुरू करना चाहिए पल्लवन। ठीक है, ताकि कोई भी बात सारे बात सीरियली होने चाहिए और कोई बात छूटना नहीं चाहिए। तो ये बातें होना चाहिए पल्लवन लिखते समय। पहला नियम हो गया। तो पल्लवन लिखते समय हमें दूसरा नियम जो हमें मानना चाहिए वो है अर्थ या विचार को विशाल रूप से विस्तार करते वक्त यह जानना चाहिए कि ऊपर जिस तत्व को जोड़ा गया वह जरूरी और संबंध रखता है। जब हम पल्लवन लिख रहे हैं तो कोई बात हमने ऊपर लिखा हुआ है तो उसी बात से रिलेटेड बात होना चाहिए, यानी कि संबंधित बात होना चाहिए। कोई भी टॉपिक को लिखते समय उससे संबंधित बातें ही होना चाहिए, उससे जुड़े हुए चीज़ें ही, जितना भी चीज़ें हो सकती हैं वो लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो अनावश्यक चीज़ है और उससे कोई संबंध ना रखता हो वैसा बात लिखो, तो वैसे बातें लिखना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए, वो उस नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला नियम है जो पल्लवन में हमें मानना चाहिए, तो वो है क्या है कि लेखन में भाव और भाषा के अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर स्पष्ट, सरल एवं मौलिक बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। जटिल भाषा या अलंकृत शैली में कठिन कठिन लिखने से बचना चाहिए। यहाँ शैली है, कठिन से बचना चाहिए। तो क्या रहा है कि जब हम कोई पल्लवन लिखें, कोई भी टॉपिक हम जब लिखते हैं तो हमें कोई लैंग्वेज क्या होना चाहिए, जो भाषा होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इजी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाले को समझ में आए। ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अलंकृत यानी और इसके बाद कठिन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजी वर्ड का इस्तेमाल करिए ताकि जो पढ़ने वाले उसे क्लियरली समझ में आए। ठीक है, पल्लवन का अगला नियम है कि जब भी पल्लवन लेखन अन्य अप्रासंगिक विचारों का भाव आए तो अनावश्यक विस्तार या उल्लेख को लिखने से बचना चाहिए। यही बात हमने पहले ही बताया कि जब भी पल्लवन लिखें तो अनावश्यक बातें नहीं लिखना चाहिए, जो भी संबंधित बातें हैं वही लिखना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि पल्लवन की रचना करते वक्त हमें अन्य पुरुष वाली बात को ध्यान में रखकर रचना करना चाहिए। ठीक है, जब भी पल्लवन लिखें तो अन्य पुरुष जितने पात्र होते हैं जिससे संबंधित बातें होते हैं बस वही लिखना चाहिए। ठीक है, अगला नियम क्या है पल्लवन में बातों या विचारों या भावों को विस्तार से लिखने हेतु अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि पल्लवन तो विस्तार से लिखना होता है और उसके अलावा है हमें तो लैंग्वेज का भी ख्याल रखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट भी लिखना होता है। तो हमें अगर ऐसा नहीं होगा कि हम एक बार में हम लिखने बैठे तो हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे, तो एक ही बार में हम अच्छे पल्लवन हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या होता है कि हमें इसका अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस ही हमें अच्छा पल्लवन लिखने के लिए प्रेरित करता है, उससे हम अच्छा पल्लवन आगे लिख पाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक गुड बाय।